हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। तो बीएससी पार्ट थर्ड क्वांटम मैकेनिक्स को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने किया था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जिसके अंदर हमने क्या किया था, हमें क्या पता चला था कि एक एग्जैक्ट टाइम पे स्थिति और संवेग में परिवर्तन को स्थिति और संवेग को एकदम एक्यूरेसी के साथ किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम माप नहीं सकते। और अगर माना था कि अगर स्थिति में जो अनिश्चितता है या जो भी आप ये बोल सकते हो कि जो एग्जैक्ट वैल्यू से जो वैल्यू ज़्यादा या कम आई है उसको डेल्टा एक्स ले लो। और संवेग में अनिश्चितता अगर डेल्टा पी है तो वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2 होगा, जहाँ एच कट की वैल्यू होती है एच अपॉन 2 पाई। और कल बाकी हमने क्या ये चीज़ भी प्रूव की थी, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू भी एच कट बाई 2 होता है। ये भी हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। सिमिलरली डेल्टा एल डॉट डेल्टा थीटा इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एच कट अपॉन 2 होता है। तो वो सभी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू जिनके अनिश्चितताओं का मल्टीप्लिकेशन एच कट जूल इनटू सेकंड की यूनिट के बराबर है, डायमेंशन के बराबर है, उन सभी पे हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत लागू होगा। और मैंने क्या बताया था कल आपको कि ये जो अनिश्चितता का सिद्धांत है ये इसी कारण है कि डी ब्रोगली ने माना था कि मैटर पार्टिकल से एसोसिएटेड एक मैटर वेव होगी, है ना। ये जो अनिश्चितता या एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक्यूरेसी के अंदर जो कमी है ज़्यादा आई है, उसकी वैल्यू किसके कारण आई है? वो आई किसके कारण है? द्रव्य तरंगों के कारण। जो एक कण से गतिशील कण से संबद्ध द्रव्य तरंगों के कारण ये अनिश्चितता उत्पन्न हुई है। ये किसी इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट नहीं है कि जिस चीज़ से हम स्थिति को और संवेग को नाप रहे थे जिस अपैरेटस के साथ, उसके कारण कुछ ऐसी कमी नहीं आई। अगर हमारा अपैरेटस कितना ही अच्छा क्यों ना हो, ये कमी तब भी आएगी। क्यों? क्योंकि डी ब्रोगली ने हमें बताया था कि कण भी द्वैत प्रकृति के होंगे। कण वेव और कण दोनों की तरह बिहेव करेंगे और गतिशील द्रव्य कण से संबंध द्रव्य तरंगे होंगी। तो मतलब कण से संबंध एक तरंग है। तरंग होने के कारण हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन है इस नाभि के चारों ओर मूव कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के एक पर्टिकुलर टाइम पे हम किसी एक जगह पे मतलब t इज इक्वल्स टू मान लो 1 सेकेंड पे हम इस मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों चीजें एक साथ नहीं निकाल सकते, ठीक है। और अगर मान लिया हमने एक चीज एक्यूरेसी के साथ मापनी चाहिए, हमने क्या चाहा कि डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो जाए। मतलब ये एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि x को डिटेक्ट करने में, मतलब स्थिति को डिटेक्ट करने में जो हमारे पास जो दिक्कत आई है या जो एक्यूरेसी जो नहीं आई या इनएक्यूरेट जो वैल्यू आई है उसको मैं टेंस टू 0 करूं, मतलब अशुद्धि को कम करना चाहूँ। अशुद्धि इन द सेंस कि जो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आई है, मतलब अनिश्चितता को अगर हम कम करना चाहें, इसको टेंस टू 0 करूं कि ये बिल्कुल भी अनिश्चित ना है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन आए। तो ऐसा करने के लिए जब ऐसा करेंगे डेल्टा x टेंस टू 0 तो डेल्टा p टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल लगातार मूव करता जा रहा है। तो जैसे स्थिति में अनिश्चितता को हम 0 करना चाहेंगे तो संवेग में अनिश्चितता अपने आप अनंत हो जाएगी। सिमिलर केस होता है जब हम संवेग में अनिश्चितता डेल्टा p टेंस टू 0 करना चाहें तो डेल्टा x टेंस टू इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं और अपनों ने लास्ट लेक्चर में ये चीज हमने प्रूफ भी की थी, तो कि डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एच कट बाई 2 कैसे होता है ना। कैसे किया था? हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी की वैल्यू होती है और उसको मैंने क्या किया, इसका एक तरीके से डिफरेंशिएशन, उसका डिफरेंशिएशन लेके जब सॉल्व करते हैं तो ये चीज बनती है। जब v की वैल्यू लिखते हैं वेलोसिटी की डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी अपने आप इस चीज के इक्वल आ जाता है। अगर आपने लास्ट लेक्चर किया तो आपको ये चीज पता होगी। अब करते हैं हम कि हाइजेनबर्ग ने जो प्रिंसिपल दिया है अनिश्चितता का, है ना, अब उसका हम क्या करेंगे, उसको एक तरीके से जस्टिफिकेशन करेंगे कि हाँ हाइजेनबर्ग ने जो प्रिंसिपल दिया कि स्थिति और संवेग में कुछ अनिश्चितता होगी, उसका सत्यापन करेंगे। इसके लिए हमारे पास दो आप बोल सकते हो थ्योरीज है, एक है गामा रे और दूसरा माइक्रोस्कोप के साथ, ठीक है। हम कर रहे हैं सूक्ष्मदर्शी वाला और गामा।
तो जस्टिफिकेशन में जो हमारा पहला है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय माइक्रोस्कोप। देखो अब कैसे इससे हम मतलब डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस को हम सत्यापित कैसे करेंगे। सत्यापित करने के लिए एक चीज तो है कि डी ब्रोगली ने जो बोला था डेल्टा एक्स जो डेल्टा पी इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एच कट बाय 2y, अगर इसकी वैल्यू इतनी आती है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मतलब इस थ्योरी के थ्रू, तो मतलब ये तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को बताएगा कि हाँ वो सही। और क्वांटम फिजिक्स में हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे तो एक कण की भी द्वैत प्रकृति, लाइट की भी द्वैत प्रकृति, तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत तो आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड एक द्रव्य तरंग होगी और द्रव्य तरंग यानी कि गतिशील कण से संबंध तरंग के कारण स्थिति और संवेग में हम एक्यूरेसी के साथ माप नहीं सकते। तो देखो माइक्रोस्कोप से करना है तो हम माइक्रोस्कोप ले लेते हैं। मान लिया ये कोई माइक्रोस्कोप है, ठीक है, ए बी इसकी अपर्चर है माइक्रोस्कोप की, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है डेल्टा एक्स। मान लिया यहाँ पे कोई पॉइंट ओ है, ओ पे कोई इलेक्ट्रॉन पड़े है, ठीक है, किसी पॉइंट ओ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। अब देखो ये जो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो गामा रे फोटोन से निकालते हैं। गामा रे फोटोन से हम मेजर करते होते हैं। तो देखो अब मान लिया कि ये कोई गामा रे फोटोन है, मूविंग पार्टिकल फोटोन से एसोसिएटेड एक वेव होगी। अब जैसे ये गामा रे फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट करेगा तो अपने को पता है गामा रे फोटोन क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, है ना। इस इलेक्ट्रॉन पे जैसे ही वो आपतित होगा तो गामा रे क्या हो गया, स्कैटर्ड हो गया, गामा रे फोटोन स्कैटरिंग होगी, जो कि हम कॉम्पटन इफेक्ट में भी पढ़ रहे थे। जैसे ही कोई फोटोन किसी चीज पे स्ट्राइक कर रहा था तो वो क्या हो रहे थे, स्कैटरिंग भी हो रही थी ना। तो यहाँ पे गामा रे फोटोन स्कैटर्ड हो गया। मान लिया कि जो ये इनिशियल गामा रे फोटोन है उसकी जो मोमेंटम है वो p इज इक्वल्स टू h बाय लैम्डा डैश है। देखो हमें चाहिए क्या, एक तो पोजीशन चाहिए और दूसरा मोमेंटम चाहिए, तभी हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत का सत्यापन हो सकेगा। तो अब यहाँ पे क्या ले लिया, मान लिया आपतित जो फोटोन है उसकी जो संवेग है वो h बाय लैम्डा डैश है। जैसे ही वो स्कैटर्ड हुआ उसकी जो वेवलेंथ होगी वो होगी h बाय लैम्डा और इसकी भी वेवलेंथ होगी h बाय लैम्डा। मतलब आपतित फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा डैश लिया और जो स्कैटर्ड फोटोन है की वेवलेंथ कितनी लिया मैंने, लैम्डा। ठीक है, क्या किया, एक्स रे फोटोन गामा रे के साथ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक्स रे फोटोन जैसे इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ तो फोटोन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन से जैसे स्ट्राइक करेगा तो स्कैटरिंग शो करेगा। और स्कैटरिंग मैक्सिमम हमने कितनी मान ली कि इस माइक्रोस्कोप से मैं उतनी देख सकती है जितनी इसकी अपर्चर, मान लिया इतनी इसकी अपर्चर है तो इतनी स्कैटरिंग इस माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम देख सकते हैं। और इसको मैंने कितना ले लिया, डेल्टा एक्स, ठीक है, मतलब इस लिमिट को डेल्टा एक्स ले लिया। अब देखो स्थिति में इलेक्ट्रॉन के परिवर्तन हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो मतलब उतना ही हो सकता है जितनी इसकी विड्थ हो इस माइक्रोस्कोप की, तो इसकी विड्थ एक तरीके से डेल्टा एक्स हो, तो मतलब स्थिति के अंदर मैक्सिमम परिवर्तन इस माइक्रोस्कोप से हम उतना ही देख सकते हैं जितना कि डेल्टा एक्स के इक्वल हो। तो मतलब स्थिति में जो अनिश्चित है वो डेल्टा एक्स आ गई और इसके लिए हमें क्या लगानी पड़ती है, रेजोल्यूशन, ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता। और माइक्रोस्कोप वाला टॉपिक आपने अच्छे से 12th क्लास की ऑप्टिक्स में आपने किया था, जिसके अंदर आपके पास टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप सब कुछ आते हैं। वहाँ पे अपने टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता की थी जिसकी वैल्यू आती है डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा। और अल्फा कौन सा होता है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल होता है अल्फा। यानी कि ये एक तरीके से आप 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे होता है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता कितनी आती है, इतनी आती होती है। आप याद भी रख सकते हैं और अगर आपको और डीप में जाना है तो आप अपनी 12th क्लास की बुक में इसको अच्छे से एक बार समझ लेना, उसके बाद आप इस टॉपिक पे आना जो कि इसकी विभेदन क्षमता आती है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत के लिए एक चीज तो आगे स्थिति में परिवर्तन जो कि हम डेल्टा एक्स ले रहे हैं हमेशा, वो कितनी आई है, लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा। अब देखो इसको हम वैसे ही सोल्व नहीं कर सकते,
क्या करेंगे, इस मोमेंटम को क्या करेंगे हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, अपने को पता है एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कितना होता है, कोस वाला, यानी कि यहाँ पे मोमेंटम कितना आएगा, h/λ कोस अल्फा, है ना। सेम देखो एक तरीके से हम ये ले सकते हैं कि जो OA फोटोन है, फोटोन भी तो एक पार्टिकल है, पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं और मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होती है। तो देखो मान लिया कि ये जो गामा रे फोटोन है स्कैटर्ड जो OA है उसके लिए जो कोस का कंपोनेंट आएगा वो इतना ही आएगा। अगर इसको मैं कंपोनेंट्स में डिवाइड करूं ऐसे डिवाइड होगा ये, है ना। सिमिलरली मैं OB को डिवाइड करूंगी तो ऐसे होगा, इसी तरीके से डिवाइड होता है। उसका एक तरीके से हम नॉर्मल खींच लेते हैं, तो देखो जहाँ पे एंगल होता है वहाँ पे तो कोस अल्फा आ जाता है और जहाँ पे एंगल नहीं होता वहाँ पे साइन होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इस कंपोनेंट की वैल्यू h/λ साइन अल्फा। सेम OA के लिए आएगा, सेम ही OB के लिए आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी h/λ साइन ऑफ अल्फा। देखो डेल्टा एक्स स्थिति में परिवर्तन इसलिए लिया क्योंकि ये जो विड्थ ऑफ दिस माइक्रोस्कोप है वो इतनी है, ठीक है। और ये हमारी 12th क्लास से आती है जो होती है विभेदन क्षमता, माइक्रोस्कोप की सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, जिसकी वैल्यू इतनी आती है। डेल्टा एक्स हमारे पास आ गया, हमें डेल्टा पी चाहिए और पी को निकालने के लिए हम इसको क्या किया, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। अगर मूविंग पार्टिकल, देखो कल मैं आपको बार बार ये चीज बता रही थी कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत जो है वो तभी लगता है जब हम डायरेक्शंस भी सेम ले। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूविंग पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन निकालनी है। ऐसा नहीं होता कि एक्स डायरेक्शन में तो पार्टिकल मूव करे तो उसको मोमेंटम भी एक्स डायरेक्शन में होगा ना। तो सेम ही यहाँ पे देख लो हमने एक्स एक्सिस पे बात की है, तो यहाँ पे देखो मैं मोमेंटम निकालूंगी इनका। अगर मैं इसका मोमेंटम निकालूं, इन सब चीजों को एक बार रब कर देते हैं अपने। अब देखो यहाँ पे हमें डेल्टा एक्स की वैल्यू हमें पता है वो कितनी आ रही है, λ/2 साइन अल्फा। अब मेरे को कितनी चाहिए, किसकी चाहिए, डेल्टा पी की। अगर डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/2 आ जाएगा तो जस्टिफिकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा पी निकालने के लिए मैं, ये तो हमारे पास इंसिडेंट फोटोन है जिसकी संवेग हमारे पास कितनी है h/λ', और ये हमारे पास कौन सा स्कैटर्ड फोटोन जिसकी संवेग कितनी है h/λ। अब देखो मैं लूं मोमेंटम एट एक्स एक्सिस ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं मोशन में मान रही हूँ कि वो एक्सिस पे कर रहे हैं, एट एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष में संवेग। तो देखो संवेग दो तरीके से हो सकता है, या तो स्कैटर्ड फोटोन इस डायरेक्शन में जा सकता है या इस डायरेक्शन में जा सकता है ना। तो देखो मोमेंटम एट एक्स एक्सिस के लिए मैंने एक्स लगाया, और अगर वो ए वाली तरफ जा रहा है, O to A, तो मतलब एक्स ए ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मोमेंटम कितना आएगा, इनिशियल माइनस फाइनल कर दूं, चेंज इन मोमेंटम h/λ' या प्लस करूं, मतलब टोटल मोमेंटम कितना आएगा इस केस में। यहाँ पे देखो ये h/λ इस डायरेक्शन में है, प्लस x डायरेक्शन में है, और ये वाली किस डायरेक्शन में, ये वाला कंपोनेंट माइनस x डायरेक्शन में है ना। तो मतलब नेगेटिव साइन को कंसीडर करो कि माइनस h/λ, जो कि इसकी वेवलेंथ लैम्डा आई थी स्कैटर्ड की उन्होंने मानी है, इनटू साइन अल्फा, अल्फा वाला कंपोनेंट। सिमिलरली एट एक्स एक्सिस फॉर पॉइंट बी, एक्स बी, एक्स यहाँ पे एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, बी मतलब अगर उसका स्कैटरिंग बी पॉइंट तक होती है मैक्सिमम, ठीक है। तो सेम h/λ' टोटल मोमेंटम निकालेंगे, और ये देखो h/λ' और ये वाला कंपोनेंट किसी इसी प्लस एक्स डायरेक्शन में है ना, तो मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस h/λ' साइन ऑफ अल्फा। अब मेरे को क्या निकालनी है, अनिश्चितता। अनिश्चितता कैसे निकलेगी, अगर मैं डेल्टा पी निकालूं, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है माइनस एक्स ए, है ना, ऐसे ही निकलेगा। अब देखो अगर मैं इसको इसके अंदर इसकी वैल्यूज रखूं, यहाँ पे आएगा h/λ' माइनस एच, सॉरी प्लस ये बी वाला कंपोनेंट ये है h/λ साइन अल्फा माइनस h/λ' माइनस h/λ साइन ऑफ अल्फा। जैसे इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस में होगा, तो ये टर्म कट जाएगा, और ये दोनों ये वाला टर्म क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा पी की वैल्यू कितनी आएगी, अगली एक बार यहाँ पे लिखते हैं। देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू तो हमारे पास आ रही है λ/2 साइन ऑफ अल्फा, और डेल्टा पी क्या निकालना, पी एक्स बी माइनस पी एक्स ए, जिसकी वैल्यू क्या है h/λ' टू λ' वाली टर्म कैंसिल, साइन अल्फा प्लस h/λ साइन ऑफ अल्फा। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो 2h साइन अल्फा अपॉन लैम्डा आ जाएगा, डेल्टा पी
LHS लेके चलूंगी, RHS अपने आप आएगा, जो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत था, डेल्टा x डॉट डेल्टा पी एक्स p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नाउ बाय अप्लाइंग हाइजेनबर्ग या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी लिख सकते हैं, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत से डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी चाहिए हमारे पास, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी, यहाँ पे अगर आप एक्स पी लगाओ ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि एक्स डायरेक्शन की बात करें, इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू, इनको इक्वेशन भी देना चाहो तो आप दे सकते हो, इसको 1 इसको दे लो 2, तो लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा डेल्टा एक्स की वैल्यू इंटू डेल्टा पी की वैल्यू 2h साइन अल्फा अपॉन में लैम्डा, जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 2 साइन अल्फा, तो 2 साइन अल्फा कट गया, यहाँ पे क्या आया डॉट। अब देखो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट कैसे हो, अपने को पता है एच की वैल्यू कितनी होती है, इसको आप दे लेना इक्वेशन नंबर एक बार 3, एच की वैल्यू कितनी होती है 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, और एच की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत में कल मैंने आपको क्या बताया था कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार स्थिति और संवेग में परिवर्तन डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू एच कट बाय 2। मैंने क्या बोला था कि इसमें अनिश्चितता जो आएगी वो हमेशा एच कट बाय 2 के या तो बराबर या ज्यादा, यही बताया था मैंने, कम नहीं आएगी। ये कल वाला लेक्चर जिसने देखा उसको पता होगा कि मैंने क्या बोला था, स्थिति और संवेग में जो परिवर्तन है वो एच कट बाय 2 के बराबर या ज्यादा आ सकता है, कम नहीं आ सकता। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू एच के इक्वल आई है, और एच क्या है, इन दोनों वैल्यू से पता चल रहा है एच कट इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2 पाई होता है ना, तो इन दोनों वैल्यू से पता चल रहा है एच इज ग्रेटर देन एच कट आ रहा है ना, h इज ग्रेटर देन एच कट आ रहा है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ h इज ग्रेटर देन ऑल्सो इक्वल टू एच कट बाय 2 के भी ग्रेटर देन है, ये भी हम कर सकते हैं ना अज्यूम। तो डेल्टा p डॉट डेल्टा h इज इक्वल्स टू h विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट बाय 2। यही हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। लिया कैसे कि मूविंग फोटोन, फोटोन से क्या हुआ स्कैटरिंग हुई, मतलब गतिशील कण से संबंध तरंग आई, और तरंग जब बनती है तभी हमने देखा था कि उसी के कारण हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता आई, और तरंग के कारण ही हमने क्या किया, उसी प्रिंसिपल को अप्लाई किया, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी की वैल्यू हमारी एच के इक्वल आई, जो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट बाय 2 के है। तो ये एक तो हुआ ये हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का सत्यापन, और जो दूसरा पॉइंट आता है ये एग्जाम में ऐसे ही आ सकते हैं, गामा किरण के द्वारा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का सत्यापन करो। और दूसरा आता है जस्टिफिकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बाय यूजिंग अ सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन देखना है, एकल रेखाचित्र की सहायता से, एकल रेखाचित्र द्वारा इलेक्ट्रॉन का विवर्तन, जो कि दूसरा सत्यापन है एक तरीके से, एकल रेखाचित्र से इलेक्ट्रॉन का विवर्तन। तो ये तो दोनों पॉइंट है, ये एज इट इज आते हैं आपके एग्जाम में, ये आ सकते हैं कि जस्ट हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को समझाते हुए सत्यापन कीजिए, या हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का सत्यापन कीजिए। अगर आए तो आपको हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में भी बताना है, फिर जो गामा रेडिएशन वाला माइक्रोस्कोप वाला हमने किया वो वाला भी आपको करके दिखाना है एग्जाम में, और उसके बाद जो सिंगल स्लिट वाला हम कर रहे हैं वो भी करना है। देखो सिंगल स्लिट के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डायफ्रैक्शन देखना, मतलब इतना तो पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन मूविंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या था एक कण, और ये हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत ही क्यों आया, जो डी ब्रोगली ने दिया था कि कण से संबद्ध एक कण भी होगा और तरंग भी होगा, और जो मूविंग पार्टिकल होगा यानी कि मैटर पार्टिकल, उसके कारण क्या होगा तरंग भी होगी, यानी कि मैटर वेव भी होगी। मतलब जो डी ब्रोगली ने हाइजेनबर्ग ने जिसके कारण ये अनिश्चितता आई थी कि गतिशील कण से संबद्ध एक तरंग होगी, और तरंग होने के कारण ही हाइजेनबर्ग ने बताया था कि स्थिति और संवेग को एक साथ नहीं मेजर कर सकते। तो यहाँ पे भी सेम हमें कंडीशन करनी है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट बाय 2 हमें प्रूफ करना है ना। तो देखो इसके लिए क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, और यहाँ पे क्या लेना है विवर्तन। हमने कल के लास्ट लेक्चर्स में जब हमने
डी ब्रोगली का भी जब अपनी जस्टिफिकेशन कर रहे थे तब भी अपनों ने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन ने डायफ्रैक्शन पैटर्न दिया था, और डिफ्रैक्शन पैटर्न तो सिर्फ और सिर्फ वेव्स ही दिखा सकती है ना। तो सेम यहाँ पे होगा कि मतलब कण से उत्पन्न वेव जो कि डी ब्रोगली की बात को सेट कर रही है ना। तो यहाँ पे अब उसको आगे करते हैं। देखो सिंगल स्लिट, ये मान लिया कि हमारे पास ये एक स्लिट है, ठीक है। अब देखो स्लिट की मैंने विड्थ ले ली, वो है डेल्टा वाई, ठीक है। और इस स्लिट के थ्रू क्या हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। अपने को पता है स्लिट है, और आपने फ्रिंजेस बनना देखा हुआ, फ्रिंज बनती क्या इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के कारण बनती है ना, अध्यारोपण और सॉरी व्यतिकरण और विवर्तन के कारण फ्रिंजेस बनती हैं। तो अपनों ने ले लिया कि हमारे पास क्या है कि कोई एक सिंगल स्लिट है जिसकी चौड़ाई कितनी है, डेल्टा वाई। अब देखो अपने को पता है अगर इसकी चौड़ाई डेल्टा वाई है तो संवेग में परिवर्तन सॉरी स्थिति में परिवर्तन मैक्सिमम कितना हो सकता है, इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मैक्सिमम कितनी चेंज हो सकती है, जितनी पोजीशन में जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ पे भी आए, यहाँ पे भी आए, यहाँ पे भी आए या यहाँ पे पड़ा हो, तो स्थिति में परिवर्तन कितना हो सकता है, जितनी इस स्लिट की चौड़ाई है मैक्सिमम चेंज देख रहे हैं, है ना। जैसे वहाँ पे था हमने इधर माइक्रोस्कोप वाले के अंदर किया, जितनी मैक्सिमम विड्थ ऑफ माइक्रोस्कोप के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं उतना ही मैक्सिमम स्थिति में परिवर्तन हो सकता था, वैसे ही स्लिट के केस में है, ठीक है। अब इतना हमें पता चला कि स्थिति में परिवर्तन मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो देखो इसका आगे पैटर्न करते हैं कि मान लिया कि ये एक सिंगल स्लिट है जिसकी जो चौड़ाई है वो डेल्टा वाई है। डेल्टा इसलिए क्योंकि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कर रहे हैं, तो स्थिति में अनिश्चितता कितनी आ सकती है, जितनी की इस स्लिट की चौड़ाई है, क्योंकि जितनी चौड़ाई है तो स्लिट में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। यहाँ से क्या आ रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन स्लिट के अंदर एंटर कर रहा है। यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट है जिसपे हमें क्या देखना है, डिफ्रैक्शन पैटर्न देखना है। अब जैसे मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर कर रहा था, जैसे स्लिट में से पास आउट हुआ तो माना कि वो क्या हुआ, एसिड इतना मैक्सिमम डिफ्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, इतना विवर्तन शो कर रहा है, और विवर्तन कितने एंगल पे हो रहा है, थीटा एंगल पर हो रहा है, ठीक है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन था, जैसे स्लिट में से पास आउट हुआ तो वो इतना मैक्सिमम स्कैटर्ड हुआ, और स्कैटरिंग यानी विवर्तन, और ये फोटोग्राफिक प्लेट पे जो पैटर्न मिला है वो विवर्तन को आता है। विवर्तन का पैटर्न हमने कल देखा था कि ऐसा आता है, जो ये होता है सेंट्रल मैक्सिमा, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में केंद्रीय उच्चिष्ट, और ये होता है फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेकंड मैक्सिमा। इस तरीके से हमें पैटर्न मिलता है। तो जो फोटोग्राफिक प्लेट पे पैटर्न मिला वो डायफ्रैक्शन पैटर्न था, जो एक वेव की होने की पॉसिबिलिटी एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है। तो मान लिया एक्सरे फोटोन सॉरी इलेक्ट्रॉन जैसे स्लिट में से पास आउट हुआ तो इस मैक्सिमम एंगल पर थीटा पर वो डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। पोजीशन तो अपने पास आ गई, और अपनों ने कल जो डी ब्रोगली वाला किया था वहां पे भी हमने क्या लगाया था, ब्रैग्स इक्वेशन। तो ब्रैग्स इक्वेशन के साथ कितना होगा, जितना पाथ डिफरेंस या जितनी अनिश्चितता डेल्टा वाई साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है, हम बोल देंगे फॉर सेंट्रल मैक्सिमा एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल्स टू 1। तो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से डेल्टा वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा आ गया। तो यहाँ से कितना आएगा, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन साइन ऑफ थीटा। कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ और सिर्फ जितना हम कल कर रहे थे ब्रैग्स इक्वेशन की, हमने क्या किया था, डेल्टा वाई आ रही थी हमारे पास, डेल्टा वाई हमने कल भी ब्रैग की समीकरण लगाई, डेल्टा वाई साइन थीटा, यानी कि जहाँ पे हम 2D साइन थीटा लगा रहे थे यहाँ पे मैक्सिमम हमने क्या ले ली, अनिश्चितता ले ली जो इतनी ही हो सकती है डेल्टा वाई के इक्वल। तो डेल्टा वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे लिया, तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए एन इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई लैम्डा अपॉन साइन थीटा। अब मान लिया कि इलेक्ट्रॉन वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा था, और इसका हमें बाकी क्या चाहिए होते हैं, मोमेंटम, जैसा कि अनिश्चितता के सिद्धांत में होता है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट बाय 2। सेम यहाँ पे हमने माना कि वो वाई डायरेक्शन में मूव करे तो सेम कंपोनेंट्स लेंगे, ठीक है। मान लिया कि ये जो विवर्तित जो इलेक्ट्रॉन हुए या स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बोलूं मैं आपको, तो इसमें आप समझ लेना कि डिफ्रैक्शन पैटर्न आ रहा है, इसीलिए हम विवर्तन देख रहे हैं, ऐसा पैटर्न मिल रहा था फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो इसको मैं कंपोनेंट्स में डिवाइड करूंगी, थीटा के सामने वाला कंपोनेंट पी कॉस ऑफ थीटा,
सिमिलरली इस डायरेक्शन में p cos ऑफ थीटा इस वाले वेव के लिए, ठीक है। और अगर इसको देखूं तो ये आएगा p साइन ऑफ थीटा, p साइन ऑफ थीटा, है ना। अब देखो हमारे पास y की वैल्यू आ गई, अब हमें क्या चाहिए, चेंज इन मोमेंटम। एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम पे लेना होता है, ये y डायरेक्शन में तो ये भी y कंपोनेंट्स लूंगी मैं। तो देखो तो यहाँ पे लिखना आप संवेग में अनिश्चितता, जिसको मैंने शो किया डेल्टा p से। तो संवेग में अनिश्चितता एक तो ये आ गया p साइन ऑफ थीटा, है ना। और संवेग में अनिश्चितता के लिए हम क्या करे थे, दोनों को माइनस करे थे जैसे पीछे किया था डेल्टा p। यहाँ पे देखो ये निकालने के लिए, संवेग में अनिश्चितता करने के लिए px b माइनस a किया था। सेम यहाँ पे हम करेंगे, पार्टिकल मूव कर रहा है तो मतलब उसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम तो होगा, यानी कि p साइन थीटा माइनस का साइन, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में ये वाला मोमेंटम है तो माइनस p साइन थीटा डायरेक्शन को कंसीडर करते हुए। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, p साइन थीटा प्लस p साइन थीटा। ये ऐसा इसलिए लिया क्योंकि पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, और हमें पता है हर एक मूविंग पार्टिकल के पास संवेग जरूर होगा, क्योंकि p इज इक्वल्स टू mv होता है। अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल करती ना, इसको इसमें से माइनस करती तो मोमेंटम जीरो आ जाता, जो पॉसिबल नहीं है, और माइनस में भी नहीं आ सकता। तो इसीलिए डेल्टा p की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 2p साइन ऑफ थीटा, जो कि हमारे पास किसकी आ गई, डेल्टा p की वैल्यू। हमारा काम हो चुके, जितना हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के लिए हमें चाहिए था हमारे पास डेल्टा y भी आ गया, डेल्टा p भी आ गया। स्थिति में परिवर्तन भी है, अनिश्चितता भी है, संवेग में भी अनिश्चितता। अब इसको, इसके लिए हम क्या करेंगे, वो प्रिंसिपल लगा देंगे हाइजेनबर्ग का। हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल क्या बोलता है, डेल्टा, अगर ये y कंपोनेंट्स ले रहे हैं, डॉट डेल्टा y डॉट डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h कट बाय 2। तो ये देखो y की वैल्यू हमने क्या ली थी, इधर y की वैल्यू आई है लैम्डा अपॉन साइन थीटा, तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे, लैम्डा अपॉन साइन थीटा डॉट, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, सॉरी लैम्डा अपॉन साइन थीटा, लैम्डा साइन थीटा, लैम्डा अपॉन साइन थीटा इंटू 2p साइन ऑफ थीटा, जो कि ये रहा डेल्टा p की वैल्यू 2p साइन ऑफ थीटा आया। तो इसको मैं साइन थीटा टू साइन थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 2p लैम्डा, और अपने को पता है फ्रॉम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, LHS लेके चल रहे हैं, RHS लेके आएंगे, ऐसे ही प्रूफ करते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो यहाँ से क्या आता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p आता है, तो लैम्डा p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h। इस वैल्यू को, इसको इक्वेशन नंबर ले लेना आप 3, इसको दे लो 4, बाय यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2p, लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा 2h, यानी कि डेल्टा y डॉट डेल्टा p इज इक्वल्स टू 2h के इक्वल आया। और अपनों ने क्या देखा था, h की वैल्यू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34, और h कट की वैल्यू 1.054 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड इनकी यूनिट है। और हमने हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत में क्या बोला था कि जहाँ पे पीछे वाले जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें भी सेम कंडीशन h के इक्वल आया था, और हमने क्या बताया था कि h कट से h हमेशा बड़ा है, और अनिश्चितता के सिद्धांत से भी क्या आया था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, h कट बाय 2 के बराबर या ज्यादा आ सकता है, कम नहीं आ सकता। तो वो कंडीशन यहाँ पे फॉलो हुई, ज्यादा आ गया तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू h कट बाय 2 के भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ जस्टिफिकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हम करेंगे तो बाकी के जो भी पार्ट हम लास्ट अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।